रिद्धि बहन, आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, आपकी बेटी के बारे में, आपने जो नेचुरली हीलिंग किया है, नेचुरली प्रेगनेंसी रखी है, उसको भी क्योर किया है विदाउट मेडिसिन, आपने अपने बॉडी को भी क्योर किया है विदाउट मेडिसिन। अब आगे बताइए कि अभी आपकी जर्नी कैसी चल रही है? आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें विदाउट मिसिंग खानी है कह जी। रहे हैं, जो आ, आ, सोशली। वन थिंग मुझे बीच में याद आ गई कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई कि सीजर हुई? मेरा सिजेरियन करना पड़ा बिकॉज माय बेबी वाज गेटिंग ओवरवेट, ओके। सो वी हैड माय डिलीवरी बिफोर 2 वीक्स, तो उसका कितना सॉरी वजन थ्री था? वीक्स उसका शी कितना? वाज 3.5। अच्छा, 3.5 किलो की थी। अच्छा, तो वैसे तो अभी जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल टोटल रेस्ट बोलते हैं, तो आपने बेड रेस्ट किया था या घूमते-फिरते थे? नहीं, क्योंकि ये प्लांट सिजेरियन था, मुझे पता था कि कल सुबह मेरा सी सेक्शन करना है। तो जी। मैं अगली रात तक मैं अपने फैमिली में सभी के कपड़े धो करके, वो सबसे मेरा लास्ट काम था फैमिली में, क्योंकि सुबह जल्दी जाना था। तो अ, वो खत्म करके मैं खाना खाया मेरा रात का और मैं सो गई बस। और 9 मंथ में बेड रेस्ट किया था या घूमते-फिरते थे? नॉट एट ऑल, कहीं नहीं, रेस्ट नहीं किया है। कहीं नहीं, नहीं। अभी सारे के सारे डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी में आपको रेस्ट करना पड़ेगा, काम नहीं करना है, ये दवाई खानी है, ये गोली खानी है। और आपने तो ये इतना अच्छा कर दिया कि अभी आजकल की जनरेशन को ऐसा ही हो गया है कि प्रेगनेंसी है तो सीजर कर देंगे और प्रेगनेंसी है तो रेस्ट करना है। खाओ पियो और रेस्ट मैं करो। मैं चाहती थी कि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी तक सब चीजें सही चले, बट क्योंकि अप टू द एंड सब सही चला था, तो मैं नहीं चाहती थी कि एक छोटी सी मेरे कोई एक डिसीजन की वजह से मेरे बेबी को कुछ स्ट्रगल करना पड़े। जी। मतलब ऐसा कहा गया था कि अगर वो पिछले 2 हफ्ते ऐसे गए जिसमें वो उसका वजन हर हफ्ते 400 से 500 ग्राम बढ़ा, एक बार 400 बढ़ा, फिर दूसरे हफ्ते 500 बढ़ा, तो ये हम सोच सकते हैं कि आगे के जो 3 हफ्ते बाकी है उसमें भी 500 बढ़ सकता है। जी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा बेबी 350 3.5 का है उस समय, तो अप टू द एग्जैक्ट टाइम वो 5 किलोग्राम के वजन तक पहुंच सकता है। तो उसके ऑपरेशन, मतलब उसके डिलीवरी में मुझे दिक्कत होगी ही होगी। और उस वक्त भी अगर सी सेक्शन करना पड़ा और उसे अगर वॉम में पूरी जगह नहीं मिली खाली, और जी। वो स्ट्रगल करने में उसे कुछ परेशानी ना हो जाए, ये सोच के सिर्फ मेरा ये डिसीजन रहा। अदरवाइज आई वाज नॉट रेडी फॉर सी सेक्शन। जी। जी। पर तो एक सोच ने। 9 महीने के दरमियान बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रॉ फूड से बेबी को कैसे बॉर्न किया जाएगा, रोटी सब्जी दाल चावल के बिना या खिचड़ी के बिना या दही के बिना, छाछ के बिना, दूध के बिना। और जो 7th मंथ पे लड्डू खिलाते हैं, वो सारा आपने खाया कि आपने पूरे 9 महीने क्या खाया? क्योंकि मैं शुरुआत के समय कनाडा में थी, तो वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दो ही थे, तो वहाँ एज माय विश मैं खा सकती थी। तो मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहती थी। सुबह मेरा जूस हो जाता था, हम दोनों लेते थे साथ, फिर वो ऑफिस जाते थे और उसके बाद मैं अपने अपने हिसाब से फ्रूट्स लेती थी। फिर मैं स्प्राउट्स नहीं खाने, वहाँ के डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप रोज स्प्राउट नहीं खा सकते, आपको उसे उबाल करके या फ्राई करके खाने हैं अगर खाना चाहे तो। तो मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मुझे वैसा करना है कि नहीं, पर उस वक्त मैंने हाफ बॉइल्ड, मतलब बस छौंक लगाई और निकाल लिया, क्योंकि उस इतने में तो जो अगर या कुछ भी रहा अन्य जीव उस पर, तो वो इतने में नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो उसके बाद तो उसका निष्क्रिय होना ही है। तो मैं सिर्फ फ्राई करके या सिर्फ हल्का सा गर्म पानी में उसे उसे डाल के ऐसे खा लेती थी। और सैलेड फ्रूट एज यूजुअल था, और रात का खाना भी रेगुलर जैसे चलता था वैसे ही था। जी। तो वहां से मैं मतलब जब वापस आई। सॉरी सॉरी, मतलब रात को जो खाना खाते थे प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो आप पकाया हुआ लेते थे? हाँ, वो मैं फुल डिश लेती थी ओके। रूटीनली।
ओके, पहले जैसे बिफोर प्रेगनेंसी था बिल्कुल वैसा ही, पर सिर्फ स्प्राउट्स मैं उबाल करके खाती थी। ओके, ओके। हल्का सा उबाल करके, बिल्कुल क्रश हो हाँ, जाए उतना भी नहीं, जी, पर थोड़ा हीट दिया हुआ। जी, और फिर मैं इंडिया में जब वापस आई तो मेरा नया प्रॉपर शेड्यूल मुझे भेजा गया जिसमें 4 जूसेस इंक्लूडेड थे। सबसे पहले मेरा अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं नारियल पानी पीती थी, 1 ग्लास, जो कि अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, बट इतने सारे जूस थे मेरे रूटीन में कि मैं उसे दिन के टाइम पे मैनेज नहीं कर पाती थी, तो मैं रात में एक ब्रेक 5 बजे में नारियल पानी पीती थी 1 ग्लास। जी, फिर दिन में सबसे पहले हरी पत्तियों का जूस आता था, फिर खीरा और टमाटर का जूस अब लेती थी, जो कि जनरली खीरा, करेला और टमाटर को शोधक माना गया है, पर करेला प्रेगनेंसी के टाइम पे जूस में इंक्लूड ना करने में ज्यादा समझदारी कही गई है। तो करेला न लेकर खीरा और टमाटर का जूस पिया था। जी, और गाजर और बीट, उस वक्त यहाँ सर्दियों का समय था तो उस वक्त मुझे गाजर और बीट का जूस कहा था, तो वो मैं जूसर में ग्राइंड करके लेती थी, बाकी सब चीजें मिक्सचर में बनाती थी। जी, फिर फिर मेरा दोपहर का सेम सलाद फल चटनी चलता था। उसके बाद आफ्टरनून में जो शाम के नाश्ते का समय है उसमें मैं स्प्राउट्स की चाट बनाती थी। स्प्राउट्स को हल्का बस फ्राई किया और उस उसे प्लेट में निकाल के उसमें सभी वेजीज का सलाद, मतलब खीरा, टमाटर, ककड़ी, कभी बीट, फिर पुदीना, पालक, वो अपने अपनी रुचि के अनुसार, अवेलेबिलिटी के अनुसार उसमें चीजें मिक्स करके पर उसकी चाट बना करके मैं लेती थी, जिसमें नींबू जरूर पड़ता था। फिर रात में पूर्ण भोजन जैसे पहले जी, था। जी। बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसके बारे में। और आपका ये जो 14 साल की जर्नी है, उसमें आपका स्पिरिचुअलिटी में क्या परिवर्तन आया है कि आपकी जो एकदम कूल नेचर हो गया है आपका, मतलब कि बिल्कुल शांत हो आप, उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या कहना चाहोगे? पहले मेरी प्रकृति बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्सा, मतलब कोई मुझे कुछ कह के जाए तो मैं उसका क्या ना कर दूं। जी, मतलब मेरी गलती हो ना हो, अगर किसी ने मुझे टोका भी है तो मैं उसे कितना ही, मतलब अगर अगर बड़ी उम्र है तब तो उसके रिस्पेक्ट पे कुछ ना कहूं, मन ही मन सहम जाऊं, पर अगर छोटा है तो मैं उसे मार लूं। जी, मतलब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कुछ भी। जी, ऐसा कहा गया है कि जो हम खाते हैं वो हमारे विचार बनने का कारण है। जी, जिस भावना से खाते हैं वो भी हमारे विचार बनाते हैं। जी, हमारे आहार से ये मानस में कहा गया है कि हमारे भोजन के उत्तम भाग से हमारा मन बनता है, जी, मध्यम भाग से हमारा रक्त बनता है और निकृष्ट भाग से मल बनता है। जी, तो अ, जो उत्तम भाग है वो मन बनाता है, तो अगर मन सुंदर करना है तो हमारे भोजन में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो प्रकृति से ही सुंदर हो। जी, मतलब अ, जिसे पकाने में प्रकृति ने अपना योगदान दिया है। मतलब अगर कोई फल हमारे सामने पड़ा है तो हम सोच सकते हैं कि पहले वो अपने पेड़ पे था, फूल के स्वरूप में था, फूल अपने आप में कितना सुंदर होता, फिर वो जी, फल बना छोटे स्वरूप में, फिर वो बड़ा बड़ा बड़ा, ईश्वर ने उसे पकाने में अपना सामर्थ्य लगाया, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा है उसमें, उसमें जमीन से आए हुए कितने सारे लवण है, खनिज है, और उससे वो फल तैयार हुआ। उसे हम पका करके उसकी शक्तियां बर्बाद ना करें तो बेहतर। उसे हम जैसे जिस स्वरूप में हमें मिला उसी स्वरूप में हम ग्रहण करते जाएं, तो ये बहुत ही ज्यादा अपने शरीर पर प्रभाव डालने वाली चीज है। जी, हमारा मन भी बहुत सही होना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ समय के लिए मैं जो अपने आराध्य देवी देवता होते हैं उनके मंत्र सुनती हूँ, या उनके श्लोक जो उनकी पूजन के लिए होते हैं वो कभी कभी मैं उनकी भी अर्चनाएं उस प्रकार से करती हूँ, जी, मंत्रों से। तो वो बहुत कम समय के लिए होता है, पर स्मरण सदैव हो। उसमें हम कभी हमें
कोई गैप लेकर के नहीं चलना है, ये मैं जी, तय करके रखती हूँ। हर चीज जो होती है वो ईश्वर इच्छा से होती है। मुझे इतनी समझ आया कि अगर जो हमने चाहा वो हुआ तो वो हमारी इच्छा से हुआ, पर जो हमने चाहा और वो ना हुआ तो वो ईश्वर इच्छा से हुआ। जी, वो मैं मानती हूँ कि वो परमपिता है। पूरे संसार की रचना अगर उन्होंने की है, उनकी उनके चैतन्य से हुआ है, तो उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए। जी, हम मेरी मेरी छोटी बेटी अभी, अगर वो मेरी गोद में है और वो अपना मुंह बनाती है या रोना शुरू करती है, तो मुझे समझ में आता है कि ये भूख के लिए है या पेट में दर्द के लिए है। जी। तो वो बोल उसका नहीं रही है, उसका फिर भी नाम मुझे क्या समझ है? आता है। आपकी उसका नाम, जी, मेरी बेटी का नाम द्विजा है। जी, द्विजा जो कि माँ लक्ष्मी का नाम है। जी, ऐसा मैंने फिर हिस्ट्री मैंने जाननी चाही थी, जी, पसंद करूं उनके लिए उससे पहले। तो एक सबसे पहले महाशक्ति के स्वरूप में महालक्ष्मी जी हुआ करती थी। जी, किसी कारणवश भृगु ऋषि ने उन्हें शाप दिया था और उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, और जी, समुद्र मंथन में महालक्ष्मी का स्वरूप लक्ष्मी जी प्रकट होकर के आई थी। तो जी। वो उनका दूसरा जन्म है, तो वो द्विजा कहलाई। सभी अच्छा, देवियों में सिर्फ लक्ष्मी जी दूसरी बार पैदा हुई। तो मैंने कहा ठीक, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी लक्ष्मी है, सबकी बेटियां लक्ष्मी होती है, पर इसका नाम ऐसा हो जिससे वो उसके अर्थ को सार्थक करे कि हाँ, लक्ष्मी का उसके अंदर उनकी शक्तियों का भी संचार होता रहे। मैं जी, जब जब उसका नाम लूं तो उसका शक्ति को वो पाती रहे, उनसे लेती रहे। जी, जी। तो हाँ, अ, और जी। दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये आपने ये सिस्टम चालू किया, उसके बाद में पढ़ने-लिखने में आपने अभी बात बताई, फिर अभी हम ट्विस्ट हो गए। तो पढ़ने-लिखने में जो आपका पहले आपने कहा कि मैं पढ़ने-लिखने में इतनी अ, हाई लेवल पे नहीं थी, और फिर ये सिस्टम फॉलो करने के बाद मतलब कि हमारा अनाज मतलब कि हमारा अन्न जैसा मन, तो जो हमने खाना हमारा चेंज किया, उसकी वजह से आपके स्टडी में क्या फ़र्क हुआ? अ, मेरी स्टडी को भी इफेक्ट करने के लिए इस सिस्टम ने बहुत अच्छा योगदान दिया। ऑफ कोर्स एनडीएस में डाइटिंग सिस्टम को जो कहा गया है वो तो फायदा करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके अंदर अगर इतना ज्यादा अनाज नहीं जा रहा, तो जी, पृथ्वी तत्व अगर कम जा रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर बॉडी में हल्कापन रहेगा। दिन भर हमें भारी भारी पेट है तो हम ज्यादा सोच भी नहीं सकते, ना ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें कर सकते हैं अगर हम विद्यार्थी अवस्था में हैं। तो पेट अगर खाली है, हमारे यहाँ तो मतलब आसपास में सभी लोग जान चुके हैं, तो एग्जाम वाले दिन बच्चों को उपवास करना होता है। वो सुबह हरी पत्तियों का जूस पिए, और एग्जामिनेशन अगर दोपहर के टाइम पे है तो वो नींबू और शहद का पानी अपने साथ लेकर के जाए। जी, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू गिव। ओके, तो किसी को कुछ भी नहीं दिया जाता। अभ्यास के समय भी बहुत ख्याल रखा जाता है, और जब उनकी परीक्षा का समय हो, इम्तिहान हो, तो उस वक्त भी उन्हें बिल्कुल समझ के साथ हल्का ही रखा जाता है पेट से, ताकि जी, उसके ब्रेन का पूरा फोकस जिस काम के लिए गए हैं उसमें हो, ना कि जी, पचाने में उनका मतलब अपना सर्कुलेशन भी स्टमक की ओर नहीं जाना चाहिए। जी, तो इससे मेरा मेरा मैं पहले मेरा रिजल्ट हुआ करता 12th में, आई गॉट 43%। जी, एंड इन केमिस्ट्री आई हैड 27 मार्क्स ओनली। और उस साल के लिए ऐसा अनाउंसमेंट, क्योंकि पेपर्स काफी डिफिकल्ट थे, तो गवर्नमेंट ने 27 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को ग्रेसिंग दे करके पास किया था। जी, जो मैं पास अपने दम पे तो हो नहीं पाई। जी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये तो मुझे सरकार ने पास करके दिया जी, है। जी, जी, मैं जी, 27 तक जा पाई, जी, फिर उसके बाद तो सरकार ने पास कर दिया। पर बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी उतने ज्यादा नहीं थे, कुछ में 37 थे, कुछ में 50 प्लस थे। पर ये मेरी मार्कशीट थी। इंग्लिश, जो कि मेरे साइंस के सब्जेक्ट्स जितने भी थे उसमें मुझे सबसे ज्यादा इजी इंग्लिश लगता था, क्योंकि जी, उसमें इतने सारे इक्वेशंस नहीं थे। जी, तो इंग्लिश में मेरे 60
64 मार्क्स थे। पर बाकी सब में मेरे इतने इतने गंदे मार्क्स, मतलब मार्कशीट में अगर मुझे मेरी नौकरी में उसे सबमिट ना करवानी होती तो मैं वो मार्कशीट मुड़ के कभी नहीं देखती। अच्छा। तो ये मेरे रिजल्ट हुआ करते थे। और फिर एक पार्ट आया भोजन का और दूसरा बना उम, ध्यान का। उससे मेरा मेरा फोकस, मेरी मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ कर के आई। मेरे कॉलेज के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं 12th के बाद जो कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, मुझे याद है मेरे लेक्चरर्स जो बोलते थे वो मुझे वही याद हो जाता था। जी। और उसका दूसरा रीजन ये भी है कि मेरी आंखें मेरे लेक्चरर को देख रही है और नीचे मेरी पेन लिख रही है जी। मेरी नोट्स में। तो मैं थ्रू आउट द लेक्चर, मतलब मेरी मेरी बुक में एक भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जो लेक्चरर ने कहा और मेरी बुक में नहीं आया। जी। आई कुड राइट ऑन दैट मच स्पीड, क्योंकि मैं बिल्कुल खाली पेट रहती थी, अच्छा। सुस्तियां होती ही नहीं थी। जी। तो मैं बहुत सही से सारे नोट्स मेरे पास होते थे। मैं उसका फेयर वर्क नहीं करती थी, पर मैं लिख करके रखती थी, क्योंकि मेरे क्लास में अगर किसी को जरूरत हुई, किसी को नहीं मतलब सब ऑलमोस्ट बहुत लोगों के पास मेरी मेरी नोट्स रहती थी। क्योंकि किसी ने लिखा नहीं लिखा, लिखने में नहीं मजा आ रहा, अब मन नहीं है क्लास में बैठने का, पर फिर भी बैठे हैं तो उनके पास कुछ नहीं है, ना उन्होंने कुछ याद रखा है, ना उनके पास ऑन पेपर कुछ है। तो जी। अब मैंने अपनी लिखी हुई बुक्स फॉर द डे ऑफ एग्जामिनेशन के अलावा मैंने कभी नहीं पढ़ी, अच्छा। जी। कभी नहीं। और और हाँ, मेरी बुक्स जाती थी, सब लोग फोटोकॉपीज उसके निकालते थे, जो बहुत आलसी होते थे वो फोटोकॉपी निकालते थे, जो कुछ कुछ थे वो उसमें से लिख करके देख करके जी। लिखते थे। मुझे याद है कि हम क्लास में बैठते हैं और अगर हमारा मूड खराब हो जाता है, मतलब हमें लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, तो लेक्चरर हमारे फेस को देख करके वो टॉपिक चेंज कर देता है, ट्विस्ट कर जी। देता है। वो कोई कोई चुटकुला सुना देता है या कोई किस्सा सुना देता है उसके रिलेवेंट हो जो। तो तो मेरी बुक में वो भी लिखा हुआ मिलता था अच्छा। कि पढ़ते पढ़ते भी अगर हम बोर हो गए तो उस जगह पर हमें वो चुटकुला भी मिलेगा। अच्छा। सो इट वाज द थिंग। और जब मेरा ग्रेजुएशन की मार्कशीट मेरी निकली तो मैं क्लास में सेकंड थी। मेरी मेरी 120 की क्लास, 104 की क्लास थी, उसमें मैं सेकंड थी। काफी अच्छा था। सब सही रहा, बहुत अच्छा। और मेरी प्रिपरेशन सिर्फ उतनी जितना मैंने कॉलेज में टाइम दिया, अदरवाइज आई नेवर रीड। जी। मैं पढ़ती थी क्या, मैं कुछ भी पढ़ती थी। मतलब मैंने एक एक बार एक सेशन हमें दिया गया था, वांचे गुजरात करके एक अभियान चला था और उसमें हमें एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स पढ़नी थी। तो मुझे पता है कि मैंने एक महीने में 168 किताबें पढ़ी थी, अच्छा। एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स। 30 days एंड दिस मच ऑफ बुक्स, मतलब उसे हम बंच बना सकते हैं। जी। 168 किताबें 30 दिन में पढ़ी जा सकती है अगर पेट खाली है, जी। हमारा हम शार्प है। और जी। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ी, वो चीजें उनमें से बहुत सारी चीजें ग्रास्प कर चुकी थी। जी। और ये क्योंकि ये एक कैंपेन था कॉलेज का तो मैंने गिना है। अदरवाइज पता नहीं क्या कब मैं क्या करती हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ किताबें कॉलेज की नहीं पढ़ती। अच्छा। एंड बाकी चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट रहना, मतलब बच्चे पढ़ते हैं ना टेक्स्ट बुक, तो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, एक पैराग्राफ, फिर फोकस डाइवर्ट। जी। फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका मन कहाँ है, कब तक है, कब वो वापस आते हैं। उनके हाथ में किताब है, हम ये देख के ये नहीं सोच सकते कि बच्चा पढ़ ये रहा है। पढ़ रहा है, हाँ। जी, क्योंकि मन तो और कहीं भटक रहा है, क्योंकि पेट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है हाँ, और और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि पेट के अंदर गंदगी पड़ी है तो मन कहाँ से स्थिर होगा। तो तो आपने आपने 12th के पास कौन सी कॉलेज किया, मतलब कौन सी लाइन पे? मैंने 12th के बाद मैंने बीएससी केमिस्ट्री पढ़ा, क्योंकि मुझे बाकी कॉलेजेस, मतलब नर्सिंग है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनमें मेरे मेरे एडमिशन के पॉसिबिलिटीज थी। और अगर मैं सेल्फ फाइनेंस में जाऊँ तो मेडिकल के कुछ ब्रांचेस में भी मुझे मिल रहा था। पर मैं चाहती थी कि मैं शिक्षक रहूं,
जीवन भर। मैं चाहती थी कि बच्चों के बीच हूँ, जो मैं सीख रही हूँ वो मैं दूसरों को दे पाऊँ। जी, तो मेरा ये मानना था और मैं इसके लिए ग्रेजुएशन मैंने बीएससी केमिस्ट्री से किया। उसके बाद मैंने एमएड का सॉरी बीएड का कोर्स किया, जिसमें मेरा स्कोर 95% रहा और वो हाईएस्ट था मेरे कॉलेज में। और इट वाज सो नाइस कि उसके मेरा बीएड खत्म होने के शायद 2 महीने बाद गवर्नमेंट का एग्जाम निकला, टेट का, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए होता है। तो वो मैंने दिया और मैंने उसके लिए 3 दिन पढ़ाई की थी। लाइक जी, आफ्टर कोचिंग मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए पढ़ा था, जो भी मैंने नोट्स बनाए उसे 3 दिन पढ़ा था। एग्जाम के दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं शांत रही थी, मतलब मैं जॉक सुन रही थी, यूट्यूब के ऐसे वीडियोस देख रही थी जिसमें बस मजे ही मजे हो, मजाक ही मजाक हो। जी, मैं बस हंसते खिलखिलाती यूं ही खेलते खेलते मैं एग्जाम देने चली गई थी। ये मेरा जी, पैटर्न था, मैं हमेशा से रिलैक्स होके ही जाती थी। जी, एंड उसमें मैंने सही से क्रैक किया, अच्छे स्कोर के साथ पास हुई और मेरी फर्स्ट विद इन 4 मंथ जो सरकारी भर्ती का समय आया तो उस वक्त मुझे जॉब मिल गई। जी, तो क्योंकि मुझे ये करना था, शिक्षक होना चाहती थी, तो कर गई। मतलब जी, ये जो सोचा वो हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे अंदर मेरे डॉक्टर कम गाइड है उन्होंने बनाया था। जी, और इसके लिए मैं प्रभु के, हाँ, इसके लिए सेवा भी बहुत बड़ा महत्व है जी, कि एग्जाम के समय पर मैं किसी और को अ, और की प्रसन्नता के लिए बहुत काम करती थी। अच्छा, मतलब किसी को भी अपनी कोई भी चीज दे देती थी। मैंने बहुत सारा नमकीन घर पे खुद से मैं और मेरी माँ बनाते थे, फिर उसके पैकिंग्स बनाते थे और हम उन लोगों को देते थे जिनके चेहरे हम ना देख पाए। मतलब व्हेन अच्छा, पीपल आर स्लीपिंग, हाँ, कहीं पर भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, मतलब जरूरी नहीं कि गरीब हो या जिसे जरूरत है, ऐसे किसी को भी दो, जी, बस दो। आप जितना दे पा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर या कुदरत, आप जो भी कहे, अल्लाह कह दे, जीसस कह दे, पर आप जितना देते हैं उसका 10 गुना करके आपको वापस मिलना ही मिलना है। जी, अगर आप सुख दे रहे हैं तो आपको सुख मिलेगा। तो अगर आप सुख नहीं दे रहे हैं तो दुख मिलेगा, ये नहीं है। आप सुख नहीं दे रहे हैं तो सुख नहीं मिलेगा, सीधा जी, हिसाब इतना ही है। जी, आप सुख दे रहे हैं। जी। बहुत अच्छी बात कही। अभी बीच में मुझे एक बात याद आई कि आपकी प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छी तरह से सफल हो गई, लेकिन उसके बाद में भी जब मायके में आते हैं तो वो माँ लड्डू बनाती है, घी बना के खिलाती है, ताकत के लिए रोटियाँ खिलाती है, दाल-चावल खिलाती है, दिन में सुबह में दूध, रात को दूध। तो प्रेगनेंसी के बाद जो दूध आना चाहिए, माँ को ब्रेस्ट फीडिंग आना चाहिए, उसके बारे में बताइए कि आपका दूध जो है वो उसकी क्वांटिटी इतनी है कि बच्चा जो अभी आपका पौने 4 साल, पौने 4 महीना का है, तो वो फुलफिल हो जाता है उसका स्टमक? हाँ, वो फुलफिल हो जाती है, उसके बाद भी मैं नहीं कहूंगी कि ये खत्म हो जाता है। लाइक शी इज हैविंग टू मच, मतलब जितना हमारा कैलकुलेशन लगा जी, उसके हिसाब से वो 1 महीने में 15 लीटर से ज्यादा दूध पी रही है अभी। अच्छा, और हम, क्योंकि हम मैं मेरे भोजन का वितरण करती हूँ, चतुर्थांश में निकालती हूँ, तो इसके भोजन का भी निकलना चाहिए। हुँ, अब मैं अब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ तो उससे शेयर कैसे करूँ, जी, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर ये रास्ता निकाला गया कि 5 लीटर दूध का दान किया जाए अच्छा, हर महीने। जी, जैसे रेशियो निकला, पता चला कि वो इतने एमएल तक वो ले सकती है एक टाइम पे। तो उस हिसाब से हमने एवरेज निकाली और हर महीने 5 लीटर का दुग्ध दान करना है अनुक्षेत्र में। जैसे हम तुला दान करते हैं अनुक्षेत्रों में, वैसे हम दूध का दान कर रहे हैं। अच्छी बात। मैंने बाहर से दूध नहीं लिया था। और हाँ, जो आपने कहा लड्डू या फिर गुड़ वाली या घी वाली चीजें, तो मेरे ससुराल से ये चीजें मेरे मायके में आई थी। जब मेरी बेटी का नामकरण आए तो हम अब को क्या ना खिला दे करके, फ्रूट्स इतने, नारियल और गुड़ और गोंद, क्या क्या लेकर के आए थे। और आई नो दैट मैंने बहुत लोगों ने इतना
इतना कह कर के खिलाया, फिर भी मैं 2 किलो से ज़्यादा अब तक नहीं खा पाई हूँ। लाइक जी, इट्स बीन 3 मंथ्स, अबाउट 3 मंथ्स, और मैं अब तक मेरा 2 किलोग्राम तक नहीं, मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दबाव डालने पर 1 पीस खाती हूँ, और अच्छा, और मैं इस बात को बिल्कुल खंडित कर सकती हूँ। मैंने 20 दिन के लिए ये चीज़ें खाना बंद कर दी थी, फिर भी दूध की मात्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि दूध बनने के लिए बाकी चीज़ों की या हेवी ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है। जी, घी से दूध नहीं बट मेरे मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेरी सर्जरी की, उन्हें मैंने पूछा कि मेरी माँ ने पूछा, खिला सकती हूँ? तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों खिलाना है, इसे हम टैबलेट्स दे रहे हैं, तो वो इससे ठीक रहेगी, इसे और कोई चीजों की जरूरत नहीं है। पहले ऐसे काम हुआ करते थे जिसके लिए इतनी ऊर्जाएं लगती थी, अब ऐसे काम नहीं है, तो ये चीजें खानी जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा तो मैं इसे कब दूं और क्या दूं? उन्होंने कहा जब ये चाहे, जो ये चाहे ये खाए, इसके लिए आपको कुछ अलग से घी वाली चीजें देने की जरूरत नहीं है। जितना घी ये खाएगी उतनी ये इसका अपना डायामीटर बढ़ाने के काम करेगी, और कुछ नहीं होना। जी, तो मेरा वजन बढ़ेगा, बाकी से होती तो घी पी के लोग दिन रात काम करते। हाँ जी, ऐसा नहीं है, शक्ति घी में नहीं, नींद में और ध्यान में है। हाँ हम जी, नहीं भूले इस बात को। सो इतना ही, मतलब टोटल दिन में भी इस वक्त भी मेरा सुबह जूस चला, इनफैक्ट मेरी बेटी का भी चल अच्छा, उसको भी रहा है। जूस पिलाया? उसे भी मैं ग्रीन जूस दे रही हूँ। डॉक्टर वैसे, हाँ, डॉक्टर्स 6 महीनों के उम्र होने तक पानी पी देने को मना करते हैं। मैं इसे जन्म के तुरंत बाद से पानी दे रही हूँ। मीनवाइल ये कभी बीमार हुई तो मैंने अजवाइन का अर्क बना के पानी में दिया था, जो कि हार्ड होता है, नहीं देना चाहिए, पर मैंने दिया था, और कुछ भी गलत नहीं होता। अच्छा, हम हर बार कोई भी समस्या रही तो ईश्वर का शहर थोड़ा निकाल करके फिर स्टेप लेते हैं, हम ये सोच के कि प्रभु, हम आपकी शरण में आके ये काम कर रहे हैं, आगे तो संभाल। जी, तो ये हो रहा। और मेरी बेटी को मैं इस वक्त ग्रीन लीव्स जूस दे रही हूँ, नारियल पानी दे रही हूँ, शहद पानी दे रही हूँ, और खीरे का जूस भी दे रही हूँ जी, दूध के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है। जी, मेरा दूध कम पड़ रहा है ऐसा भी नहीं, पर हम प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट नहीं होता, पर जी, मुझे गलत नहीं लगता तो मैं कर रही हूँ। और वो इसके साथ भी सहज है। पहले पहले दिन जब उसे हरी पत्तियों का जूस दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि वो वायु तत्व का प्रधान है, हरी पत्तियाँ। तो वो दिन भर थोड़ी अनईज़ी रही, पर वो रो नहीं रही थी। बस अच्छा, उसके खेलने में, उसके पैटर्न में थोड़ा चेंज मुझे डे 1 पे लगा, उसके बाद से वो अब तक सही चल रही है। जी, तो सभी मैं नहीं कह सकती कि सब अपने बच्चों को ये दे, इतनी सी उम्र में दे, पर मैं ये कर रही हूँ और मुझे अब तक सब सही लग रहा है। मुझे कुछ कुछ उम, ऐसी बातें लग ही नहीं रही है कि ना जी, हो। और जैसे हाँ, जैसे गाय जो होती है वो अगर गाय को दूध नहीं आता है तो वैसे ही वो बछड़ा होता है वो डायरेक्ट घास खाना चालू कर देता है, तो उसको कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हमारे बच्चों को क्यों प्रॉब्लम होगी? दैट्स राइट। जी, और पर ये रिस्क सब नहीं लेते ना, मतलब जी, अपने बच्चे में अपनी जान लगा के रखते हैं। मैं तो जी, समझती हूँ कि मेरा बच्चा है, वो प्रकृति का बच्चा है, प्रकृति खुद इसका ख्याल रखे, मैं क्या हाँ, रखूंगी, कितना जी, तो अभी आप उसको जिंदगी कितनी है। जी, अभी आप उसको फीडिंग करा रहे हो, तो अभी आपका डाइट वही है कि सुबह में जूस, दोपहर में जो है वो आप सलाद और फ्रूट्स खाते हो और फिर शाम को एक टाइम मेरी पकाया हुआ। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं एनिमा नहीं लेती थी और कटी स्नान करती थी। ओके, अब मेरा कटी स्नान बंद है और मैं एनिमा लेती हूँ, इतना अलग है। मतलब अच्छा, एनिमा हर रोज नहीं लेती। जी, और ऐसा भी कहा जा मैं मेरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रही थी, जी, जी। बिल्कुल भी वो तो नहीं। नहीं रहेगी ना, लोगों को क्योंकि बहुत होता है।
सुबह में इतना 4 ग्लास जो जूस पीते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो अपना पूरी ये 14 साल का एक्सपीरियंस है वो आपने बताया, वो बहुत अच्छा लगा। जो पहले पार्ट की वीडियो थी और ये दूसरे पार्ट की वीडियो हो गई, तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। किसी को भी और कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब पे 700 वीडियो है एनिमा, और एनिमा के रिलेटेड और भी कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो भी हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट भी उपलब्ध है। आपने हमारी वीडियो देखी, आपने रिद्धि बेन अपना इतना एक्सपीरियंस दिया, आपने अपना अनुभव कहा, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसे ही सभी लोग पूरे विश्व में वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाए। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ रिद्धि बेन, आप लास्ट में एक बात बता दीजिए, आप पूरे विश्व को क्या संदेशा दोगे? मैं चाहूंगी कि सभी को अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम मिले। सब प्रभु के रास्ते पर चले, सब दे करके सुखी हो, उतना सभी के पास हो। और उसके लिए सभी श्री मानस के सिद्धांतों को समझे, अपने जीवन में उतारे, अपने भोजन को शुद्ध बनाए, अपने जीवन को समृद्ध बनाए। जी, थैंक यू, नमस्कार, आभार, प्रणाम, बाय।